सर, आपने गवर्नेंस के बारे में बताया। सर, ये नेताओं की प्रवृत्ति समझ में नहीं आती। ये पक्ष विपक्ष लोग होते हैं, वो सामान्य समय में तो एक रहते हैं और चुनाव के समय में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे में ये दोनों पक्ष और विपक्ष मिलकर भोली भाली जनताओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का क्या औचित्य रह जाता है? प्रश्न थोड़ा सीरियस है। तो अगर सीधे सीधे उत्तर करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा हैवी हो जाए, तो थोड़े गपशप के अंदाज में चीजें हम चलते हैं। तुमको लगता है कि नेता बेवकूफ बना रहे, तुमने कभी सोचा ही नहीं है कि नेता भी तो नहीं कहीं बेवकूफ नहीं बन रहे हैं। पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर कोई और ही है और ये सिर्फ पात्र हैं जो लड़ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम जीत गए पर्दे पे तो हम सही में जीत गए। जो आज की व्यवस्था डेमोक्रेसी की है, इस पे 6वीं शताब्दी का एक स्लेव थे एसएफ, उनकी छोटी सी कहानी है। एक गधा था, उसका मालिक था। तो मालिक एक गठरी रखे और एक शहर से सामान खरीदे और गांव बेचने जाए। बीच में कहीं रुकता खाने के लिए, तो गधे को बांध देता और वो घास चरता रहता और ये खाना खाते रहते। एक दिन देखा कि कुछ दुश्मन चले आ रहे हैं, तो व्यापारी थोड़ा चौंका और वो भागा गधे के पास। चलो भागो, गधा घास चरता रहा। उसने कहा भागो, दुश्मन आ रहे हैं। गधा तब भी घास चरता रहा। तो बोला भागो नहीं तो पकड़ लेंगे। तो गधा भोली भाली सूरत से बोला, तो मालिक आपको लगता है वो मेरे ऊपर 2 गठरियां रखेंगे? बोले नहीं, तेरे ऊपर तो एक ही गठरी रखी जाएगी। तो बोले मुझे क्या अंतर पड़ता, आप रखो या आपका दुश्मन रखे। इन द चेंज ऑफ गवर्नमेंट पुअर चेंजेस नथिंग। गरीब आदमियों का कुछ नहीं बदलता एक्सेप्ट द नेम ऑफ देयर मास्टर। मालिक का नाम बदल जाता है। कल मनमोहन आज मोदी, बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ता। कोई कितना भी 30 मार्का हो, अगर व्यवस्था वही रहती है तो देर सवेर वो व्यवस्था के आगे घुटने टेकेगा। और व्यवस्था जो आज लोकतंत्र की बात करते हो, ये बनाया ही बेवकूफ बनाने के लिए है। और जहां बना वहां के बारे में थोड़ी चर्चा जरूरी है। हालांकि ऐसे वक्तव्यों में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज शायद थोड़ा जरूरी होगा। तो ये जो बना वो इंग्लैंड में बना। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी जो है वो एक मजाक है। जनता लड़ती रहती है, पक्ष विपक्ष करके एक प्रधानमंत्री बनता है, कभी टोनी बनता है, कभी थेरेसा बनती है, बट वो रजवाड़ा एक ही है। वो रजवाड़ा नहीं बदल रहा राष्ट्रपति का। और रजवाड़ा का कोकस आज इतना है कि वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक पे भी अपना कब्जा रखे हुए हैं। तो एक तरह से दुनिया के 174 देश के सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक पे उनकी पेट है। तो सरकार कोई भी हो, रेगुलेट तो वहां से हो रहा है। गांधी जी 1908 में किताब में लिखते हैं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट, जो सबकी मां कहलाती है पार्लियामेंट की, वो एक बांझ की तरह है। उससे कभी कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री को जो उनने गाली दी, वो आप उनकी जो आधार किताब है हिंद स्वराज, चैप्टर 5,
इंग्लैंड की हालत में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारत इस दशा में कभी ना आए। जो सभ्यता मॉडर्न वेस्टर्न और इंग्लैंड अपना रहा है वो शैतानी है। आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, ये अपने आप गिर जाएगी। और मैं प्रार्थना करूंगा कि भारत वो मॉडल कभी ना अपनाए। वहां के वकील, वहां के डॉक्टर उस शैतानी सभ्यता को बल देते हैं। और उन्होंने लिखा कि मान लो हमको स्वतंत्रता मिल भी जाती है, तब क्या करोगे? वो चैप्टर 4 में है, 100 पेज की किताब है, बहुत आसानी से 20-25 रुपए में या नेट पे फ्री में मिलती है। कि स्वतंत्रता मिल जाएगी तो क्या, तो लिखते हैं कि वही आर्मी रहेगी, पुलिस रहेगी, फिर हमको काम करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब गांधी जी लिखते हैं उसमें कि व्यवस्था वही रहेगी, अंग्रेज की जगह आप आ जाओगे। तो इसका मतलब हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, इंग्लिस्तान हो जाएगा। क्या यही हमको भारत चाहिए? और उस किताब को लिखते लिखते 1908 में उन्होंने अंत में लिखा कि जितना मैंने जाना है उसके लिए पाने के लिए मेरा जीवन समर्पित है। हालांकि उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए ये लिखा उन्होंने, क्या होना चाहिए ये नहीं लिखा। इसलिए वो उनके चाहते हुए ना चाहते हुए आज जो व्यवस्था देख रहे हैं हम वो है। गांधी जी खुद उसी किताब के नोट ऑफ कॉशन 1921 में लिखते हैं कि मैं जनता को आगाह कर देना चाहता हूं कि जो मैंने लिखा है व्यक्तिगत रूप से तो मैं वही चाहता हूं, लेकिन आज मेरी कॉरपोरेट एक्टिविटी अनडाउटेडली, बिना किसी संदेह के, भारत में वही इंग्लैंड की पार्लियामेंट जैसी व्यवस्था लाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि देश की जनता की अभी यही इच्छा है और शायद समय ठीक नहीं आया है। गांधी जी के बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता है मुझे। इतने बड़े नेता, राष्ट्र पूछता है कि 13 साल में कैसे बदल गए। फिर उसी किताब में 1938 में लिखते कि अगर मेरी 2 बातों में विरोधाभास हो तो बाद की बात को सच मानना, क्योंकि मैं तो अभी बढ़ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि राजनीति में जो बदलाव स्टेटमेंट का होता है वो वहीं की देन है, वो सही है गलत है, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे। गांधी जी पे ना आते हुए आज चूंकि हम अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं दे पाए इसलिए वो चल रही है। चर्चिल कहते थे कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम एक्सेप्ट दोज हु हैज प्रीवियसली वॉज इन प्लेस। तो पूंजीवाद और दूसरी व्यवस्थाओं से डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन ये अपने आप में सबसे खराब व्यवस्था है। ये चर्चिल का स्टेटमेंट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कम्युनिज्म जो आया उसके बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी किताब कार्ल मार्क्स और बुद्ध के बारे में कंपैरिजन करते हैं कि जो रशिया में कत्लेआम के बाद हुआ वो बुद्ध ने बिना उसके ले जाए साम्यवाद। बुद्धत्व कितना चल रहा है वो आज नहीं है, क्योंकि जो बर्मा में हुआ, म्यांमार में हुआ, वो लगता है कि धर्म अपने मार्ग से भटक गया। तो चीजें कहां जा रही हैं? हम नेताओं को दोष दे रहे हैं जबकि व्यवस्था ही खराब है। मैनेजमेंट में, जो आज मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, दुनिया में कोई भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो नेताओं को तैयार करे। भारतीय प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम है, लेकिन वो पढ़ाता बिजनेस है।
डिग्री देता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नगर प्रबंधन के बारे में, देश प्रबंधन के बारे में कुछ भी नहीं है। एक लाल बहादुर शास्त्री, वो एडमिनिस्ट्रेट करना है, कंट्रोल करना है, डंडे से कैसे जनता को हाँका जा सकता है। डेमोक्रेसी जिसकी डेफिनेशन इटसेल्फ में यह है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, डेमोक्रेसी। फिर कहते हैं कि 4 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया। अरे जनता की सरकार है तो 4 पिलर की जरूरत क्या है? जनता ही मालिक है ना, अकेली पिलर। आज पूरे देश में अगर तुम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करो तो उसको सिर्फ इतनी आज़ादी है कि वो पार्लियामेंट में अच्छी बात कर सकता है या भौंक सकता है, इससे ज़्यादा आज़ादी नहीं है उसको। जब वो शिकायत करता है किसी एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट सेक्रेटरी से, तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी को जवाब दिया जाता है कि ये फेवर मांग रहे थे हमसे, और वो डंप कर दी जाती डस्टबिन में। एक्सेप्ट मिनिस्टर्स, किसी को पावर नहीं। और मिनिस्टर अपने आप नहीं लिख सकता कि आई डिजायर, उसका सचिव लिख सकता है कि मिनिस्टर डिजायर। ये लोकतंत्र की देश में हालत है। इंग्लैंड की बात हम कर ही चुके। तो दुनिया में हालत इतनी खराब है कि इंग्लैंड को छोड़ दें, जहां राष्ट्रपति का पद या राज्य का पद कानूनों से ऊपर है या उसको इम्यूनिटी मिली है, दुनिया के दूसरे देश एक समय तक राष्ट्रपति को पूछते हैं, राष्ट्राध्यक्ष को पूछते हैं, और वो पद से हट जाता तो उसको जेल भेजने की बात करते हैं, चाहे वो फ्रांस के सरकोजी हो या पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ। वो उनका इंटरनल मामला वो कहेंगे, लेकिन मैं डेमोक्रेसी जो देश मानते हैं उनसे इस बात पे विरोध रखता हूं और उन अरेस्टिंग का विरोध करता हूं कि आपने अगर इतनी इज्जत दी है तो इतनी इज्जत बरकरार रखो। जहां जुडिशरी फांसी की सजा भी वो माफ कर सकता था, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उस पर केस चला रहे हो। आप अपनी जनता के पुराने निर्णयों को दोषी ठहरा रहे हो, सारी जनता को। तो ये व्यवस्था की बात है। तो अल्टरनेटिव क्या है? पॉल ब्रिंटन अपनी किताब मैसेज फ्रॉम अरुणाचला में लिखते हैं, इंग्लैंड के राइटर हैं जिन्होंने इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, सीक्रेट इजिप्ट भी लिखी है, कि अगला जो सिस्टम होगा वो डिवाइन अरिस्टोक्रेसी या डिवाइन क्रेसी होगा। ये उनकी घोषणा है उस किताब में। लेकिन आज जो चल रहा है वो दुनिया को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, उस पर जाने की ज्यादा जरूरत है कि वो कैसे बन रहे हैं। तो एक पावलोव की कॉग्निशन थ्योरी आई रशिया में। वो कुत्ते को रोटी दिखाओ तो लार आती है, और घंटी बजाओ समय पे तो लार आती, फिर सिर्फ घंटी बजाओ तो भी लार आ जाएगी। इस प्रयोग के बहुत सारे प्रयोग हुए और पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने आदमी को कुत्ते के समकक्ष समझा, और मीडिया में इसके प्रयोग बहुत सारे दिखाई देंगे। जैसे पहले न्यूज स्टिल आती थी, फिर उन्होंने कहा नहीं, बार बार चमकेगी तो दिखाई देगा, अट्रैक्शन आएगा। भारत में कहते हैं कि अगर चीजें बदलनी हैं तो इंसान को बदल दो, और बहुत सारे बुद्धिमान लोग करेक्टर बिल्डिंग पर लग जाते हैं कि करेक्टर बन जाओ, एक चरित्र निर्माण करो। और चरित्र निर्माण करो तो मतलब एक चीज का रिएक्शन वो उसी तरह से देगा, क्योंकि करेक्टराइज कर सकते हो। तो करेक्टर निर्माण करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि आप कुत्ते की तरह रिएक्शन करने लगे। आपके यहां बोला जाता है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, बुजुर्ग बोले दोनों ज्ञानी। जो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन है उस पर भरोसा कर सकते हो, और अगर उसमें और दम रखना है तो अखबारों में कर सकते, रिटन होना चाहिए। तो सबसे पहले अखबार लाए गए, रिटन कम्युनिकेशन जनता ने सही माना कि जो लिखा है यार देखो सही है,
फिर उनने कहा जो दिखेगा वो सही है, लिखा हुआ नहीं। तो टेलीविजन आ गया, उसमें न्यूज चल रही है, फिर एक्सपर्ट्स को बुलाओगे वो सही माना जाएगा, तो करेक्टराइज कर दिया। और पूरी की पूरी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण चलते हैं कि दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाया रखा जा सके, कैसे रिएक्शन होंगे। तो आपके यहां जो चुनाव होते हैं उसमें क्या रिएक्शन होगा, उसकी स्टडी पहले हो जाती है। कैसे माहौल बदलेगा, ये पहले चीजें चलती हैं। तो आप कहते हो यार पहले तो उनने हमारा समर्थन किया, आज विरोध। तो वो कहते हैं भैया हम तो सबको पार्टी को पैसा देते हैं। तो भारत में जो एबीसी तीनों पार्टियां हैं ना लीडिंग, उन सबको उनने पैसा दिया हुआ है, और चुनाव के बाद उनको पैसा वापस चाहिए। तो आप देखो कि हवाई जहाज की खरीदें, सबमरीन्स की खरीदें, हथियारों की खरीदें, धड़ाके से होती हैं। तो ये उनका एक मॉडल है। आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत की तासीर यह है कि अगर भारत ने कभी कुछ दिया तो पूरी दुनिया में खुशहाली लाता है। शैतानी सभ्यता जो कहते हैं वो अपनी ताकत बढ़ाता है, दुनिया भाड़ में जाए। तो भारत में कहते हैं कि अगर आपको शैतानी सभ्यता बनानी है, अपनी ताकत बढ़ानी है, तो रावण के समय कैसा राज्य चलता था वो देखो, धृतराष्ट्र का राज्य कैसा था वो देखो। मुझे लगता है कि वो उससे सीख लेते हैं कैसे कर वसूली करना है, चाहे लोग मरे चाहे जिए, कर वसूलना है। देश के देश तबाह हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, अपनी चलनी चाहिए। तो देश तोड़ते रहो, जो अपने विरोध में हैं उनको तोड़ दो। तो पिछले 20-25 बरस में तुमने कई देश टूटते हुए देखे होंगे। फिर उनमें लड़ाई झगड़ा रहेगा, गोलीबारी चलती रहेगी, अराजकता रहेगी, तो हम भी गोलीबारी का प्रयोग कर सकते हैं और वहां के खनिज पदार्थ लूट सकते हैं, ये अराजकता फैलाओ। इसके विपरीत जो एक अच्छा राज्य होता है वहां कैसे खुश रखा जा सकता है, इस पे है। तो बहुत पुरानी किताब ताओ ते चिंग की है, चाइना में। वो कहते हैं कि आप इतनी ताकत इकट्ठी कर लो कि लोग कोई हथियार दिखाएं तो वो पलटवार हो जाए या उसकी हिम्मत ही नहीं रखें। तो दुनिया में जितनी साम्राज्य हैं वो इसकी बात करते हैं, लेकिन लाओ से आगे बढ़ते हैं कि अगर तुम उनको रोजगार के मौके दोगे, उनकी क्रिएटिविटी को फ्लोरिश करोगे, तो वो तुम्हारी जान लेने को नहीं आएंगे, वो तुम्हारे लिए जान न्यौछावर करेंगे। वो नक्सली मूवमेंट्स नहीं चलेंगे, वो आपके साथ चले खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि जब हम गलत काम होता तो गाली देती हैं, तो अच्छा तो धन्यवाद देंगे। तब राम का राज्य अगर हम देखें तो वहां कर अपने आप आता था, क्योंकि इतना कम कर, बाकी सब आप अपनी जिम्मेदारी करो, समाज अपने हिसाब से चल रहा है, परिवार अपने हिसाब से, और जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो राज्य पूरी कर रहा है। तो आज अगर हमें देखना है कि अच्छी चीजें क्या है, तो जो कमिंग लीडरशिप है मैं उससे अनुरोध करूंगा कि कुछ किताबें वो पढ़े। अगर पढ़ी हुई तो बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे ब्रदर ने कहा कि भारतीय मानस में ये कहा जाता है कि आप अगर सामाजिक चेतना में, सामाजिक जीवन में उतर रहे हैं तो एक पुरानी परंपराओं की रिविजिट जरूरी है, नहीं तो आपके जो भी कार्य हैं वो विम्स एंड फैंसीज हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि आप मनमर्जी का कर रहे हैं, और वो एक भारतीय मानस के हिसाब से, भारतीय तासीर के हिसाब से नहीं होगा। तब मेरे अनुभव में जो पिछले 15-20 वर्षों में जो थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें 5-7 किताबें पढ़ना जरूरी है। वो
राइटर कैसे हैं, उन पे क्या कमेंट है, वो अलग बात है, जिसमें एक हिंद स्वराज्य है गांधी जी की, दूसरी मैसेज फ्रॉम अरुणाचला पॉल ब्रेंटन की, तीसरी लाओ त्से की ताओ ते चिंग, चौथी मेड इन जापान बाय आकियो मोरिता, पांचवी एसएफ्स की टेल्स, जो स्लेव की बात करी हमने, छठवीं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिलीजन एंड जीनियस, और कुछ बहुत मॉडर्न है, एक फूल्स वर्क हार्ड फॉर अदर्स, इंटेलिजेंट वर्क्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम द रेस, एक मिस्टर राजू की है, और एक एक्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, एक्ट ऑफ लिविंग बाय अनीता। ये कुछ किताबें हैं जो शायद मार्गदर्शन कर सकती हैं कि अगला साम्राज्य कैसा होना चाहिए जो सबको खुशहाली देगी। सारी चीजें हम बोले, ये उस बुद्धिमत्ता का अपमान होगा जो भारत में है और दुनिया में है, और इतनी है भी नहीं। ये जितना शरीर बचा हुआ है वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि चीजें वैसी चर्चा में आए, असहयोग आंदोलन ना हो, अवज्ञा डिसऑर्डर ना हो, आज्ञा का पालन हो, सहयोग हो, आंदोलनों की जरूरत नहीं, चर्चा हो। तब जब डेमोक्रेसी से दूसरी सरकार आए तो वो सीमलेस ट्रांसफर हो, ब्लड वॉथ के द्वारा ना हो। ये एक जरूरी चीज है। तब हो सकता है कि हमको धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। रिफॉर्म्स नहीं, ग्रोथ जरूरी है उसमें, एक अल्टरनेटिव। ऐसा ना हो कि एक बहुत छोटी सी पुरानी कहानी आती कि नया स्ट्रक्चर बनाना है, एक धार्मिक स्थल गिर रहा था तो कभी सिर पे गिर जाए, कभी किसी को चोट लग जाए। उसमें हुआ ये कि लोग कहें नहीं अब इसको नया बना लो, तो सब एग्री हो गए। तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो बोले ये नया बना दो। उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे। तो एक बुजुर्ग बोले कि यार दरवाजे से प्यार है, खिड़कियों से प्यार है, यही लगने चाहिए। तो बोले हाँ लग जाएंगे, कोई बात नहीं। दूसरे बुजुर्ग थोड़े और समझदार थे, बोले ये जो ईंटें हैं ना, एक एक ईंट से हमारा मोह है, ये ईंटें भी लगनी चाहिए। बोले हाँ साहब ये भी लग जाएंगी जितनी बचेंगी। तीसरे और ज्यादा समझदार थे, बोले ठीक है तो फिर बना लो, जब बन जाए तो ये वाला तोड़ देना। तो स्ट्रक्चर नया बनाना है, कुछ पुराना टूटेगा, उसके लिए तैयारी जरूरी है, उतनी हिम्मत जरूरी है, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये डेमोक्रेसी में बदलाव जरूरी है, और पूरी वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं। ये फेल्ड सिस्टम है, अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए डिस्कशन जरूरी है, जो हो सकता है, ऐसा नहीं जो होगा ही वो डिविनिटी हो। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो उस अव्यक्त चेतना का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम सो जाते हैं और नींद में कई सपने आते हैं, और कई बार बहुत गहरी नींद में होते हैं तो बहुत चेतना आती है। तो अनकॉन्शियस है वो बायस सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस में रिफ्लेक्ट होता है, और अनकॉन्शियसनेस विराट है। तो उस जो वाइब्रेशन में जीते हैं, अनकॉन्शियस से कनेक्ट रहते हैं, वो डिविनिक होते हैं, साधु संत फकीर। इसलिए डिवाइन होना जरूरी है। कहते हैं कि जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियंस नहीं, सही गलत का निर्णय नहीं, इससे ऊपर चेतना जो है और जो विज्ञान है, वो अगर 10 लाख ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 लाख के ही उत्तर दे पाती है। हालांकि उसके उत्तर 80% सही होते हैं, और जो सबकॉन्शियसनेस है, जो इमेजिनेशन है, वो 70% के उत्तर दे पाती है, लेकिन उसके उत्तर 40% ही सही होते हैं। मतलब 10 लाख ट्रांजैक्शन में 2,80,000, और जो इंट्यूशन है वो 100% आंसर देती है, और उसके उत्तर भी 35 से 40% सही होते हैं। तो जो चेतना है जो 1,60,000 आंसर दे रही है, उसके कंपैरिजन में इमेजिनेशन और इंट्यूशन
6.5 लाख करेक्ट आंसर दे रही है। तो जिनकी चेतना जागृत है, जो अचेतन से जुड़े हुए हैं, उनकी बात अगर कोई करता है तो जो भविष्य में आने वाला है, जो दैवीय शक्तियां हैं, उनकी बात करता है तो वो डिवाइन होता है, वो वाइब्रेट होते हैं, वो रिजिड नहीं होते। और आज कोई भी सिस्टम अगर हम रिजिड बनाते हैं तो कल किसने देखा, वो चीजें फेल हो जाएंगी। तो अगर गतिशीलता रखनी है तो आपका सिस्टम लचीला होना चाहिए, वहां पे जागृत लोग बैठे होने चाहिए। इसलिए वो डिवाइनिक होना बहुत जरूरी है। इस पे बृहद चर्चा जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम तोड़फोड़ शुरू कर दें, दंगे फसाद शुरू कर दें, बदलने की बात करें। कोशिश ये हो कि सीमलेस ट्रांसफ़र हो। स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे बंद किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्कशन जरूरी है और मेरे प्रयास इस दिशा में रहेंगे। कुरान में कहा गया है कि 1400 साल बाद 2 दूत आएंगे। हालांकि कुरान पैगंबर साहब को अंतिम बोला जाता है, तो मेरी कोशिश यही है कि वो जो 2 दूत आए, हम सारे मानवता उनको वो जगह तो दे पाएं कि वहाँ वो एक्ट कर पाएं, जो दुनिया को शांति सौहार्द प्रदान कर सके। थैंक यू।